डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसको हमने कई बार सुना है, जैसे कि इसे काउंसलर की ज़रूरत है या हमें काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो ये काउंसलिंग होता क्या है? देखो, बिल्कुल भी मत सोचना कि मेंटल हेल्थ इशू जो होता है इसे किसी को बताना नहीं चाहिए, लोग हमें पागल समझेंगे या पता नहीं क्या समझेंगे, कौन से लेवल का मेंटल समझेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। हम सबको अपने लाइफ में एक पॉइंट पर काउंसलिंग की ज़रूरत डेफिनेटली होती है। अब यहाँ पर जो हम ह्यूमन रिसोर्स में काउंसलिंग की बात करते हैं, ये काउंसलिंग टेक्निक या ये काउंसलिंग होता क्या है? बेसिकली ये एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पर एक इंसान जो है, या फिर हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो एक एम्प्लॉय एक प्रॉब्लम फेस करता है जिसके अंदर कुछ इमोशनल कंटेंट होता है। अब वो इमोशनल कंटेंट यानी इमोशन से जुड़ा होता है वो प्रॉब्लम। काउंसलिंग में हम उसकी बस मदद कर रहे होते हैं उस प्रॉब्लम से बाहर आने की, अपने इमोशंस को समझने की। बस यही होता है हमारा काउंसलिंग। हमारे रियल लाइफ में भी यही चीज़ को हम काउंसलिंग बुलाते हैं। हम एक प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं जहाँ पर इमोशनली हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब हमें ज़रूरत होती है काउंसलिंग की, क्योंकि कई बार हमारे जो माइंड है हमको ब्लॉक कर देता है, सारी तरीके से सारे के सारे रास्तों को ब्लॉक कर देता है। प्रॉब्लम पर इतना फोकस करते हैं कि सॉल्यूशंस को हम देख ही नहीं पाते। तो जब हम सॉल्यूशन सीख करते हैं किसी से, तो हमें किसी काउंसलर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर कीथ डेविस जो है उन्होंने बताया है, काउंसलिंग एक ऐसा डिस्कशन है एक एम्प्लॉय के साथ में एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जो कि इमोशनली जुड़ी हुई है, ताकि हम उस एम्प्लॉय की मदद कर सके उस प्रॉब्लम से डील करने में। मैं ये नहीं बोलूँगी कि प्रॉब्लम को सॉल्व कोई और करेगा। प्रॉब्लम हमारी है, सॉल्व भी हम ही करेंगे। बस काउंसलर्स हमारी मदद करते हैं कि कैसे हम उस प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं, उसको फेस कैसे कर सकते हैं। Counseling helps to improve employees' mental health and well-being. Good mental health means that people feel good about themselves, right about other people, and are able to meet the challenges of life. काउंसलिंग जो है वो मदद करता है एम्प्लॉय की मेंटल हेल्थ को ठीक करने में, मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। सो अच्छी मेंटल हेल्थ और वेलबींग अगर रहेगी, दैट मीन्स पीपल आर फीलिंग गुड अबाउट देमसेल्फ। हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी कब है? यानी हम अपने बारे में अच्छा सोच रहे हैं, हम अपने आप से प्यार करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू इम्प्रूव इन टू योर मेंटल हेल्थ इज स्टॉप डिग्रेडिंग योर सेल्फ। अच्छे नहीं दिख रहे हो, अच्छे नहीं लग रहे हो, आप अपने आप के लिए अच्छे हो। ये चीज़ को ध्यान में रखो। इस दुनिया में हो तो किसी पर्पस से हो। अगर आपको चुना गया है इस दुनिया में आने के लिए, यानी कि कोई ना कोई पर्पस तो होगा आपको बनाने के पीछे। तो बस उस पर्पस को आप जानते हो, आपको याद है, आपको नहीं याद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डू नॉट डिग्रेड योर सेल्फ। द वे यू आर परफेक्टली परफेक्ट। आपको और किसी के इम्परफेक्शंस को जानने की ज़रूरत नहीं है, अपने इम्परफेक्शंस के ऊपर अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे भी हो, आप इम्परफेक्टली परफेक्ट हो तो भी चलेगा। बिकॉज चांद जो है उसके अंदर भी एक दाग है। तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपके अंदर कोई चीज़ कम है तो आप बुरे हो? नहीं, आप अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो। बस यही चीज़ आप याद रखो, क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ एंड राइट अबाउट अदर पीपल, अपने आप के बारे में भी अच्छा सोचो, आप भी बहुत अच्छे हो, लोग भी बहुत अच्छे हैं। ऐसा सोच के चलो, भले आपको अच्छे ना भी मिले, आप सोचो लोग बहुत अच्छे हैं एंड यू आर एबल टू मीट द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। बिकॉज व्हेन यू थिंक दैट यू विल बी एबल टू फेस challenges of life, ultimately your mental health is going to be strong. And mind my words, no one can beat you in life if your mental health is strong. यानी कि कोई आपको आकर गुस्सा दिलाकर नहीं जा सकता है, कोई आपको रुला कर नहीं जा सकता है। अगर इतना पावर आपने किसी और के हाथ में दे दिया तो फिर मेंटल हेल्थ तो आपको मेंटल करके ही छोड़ेगी। तो मेक श्योर यू टेक अ कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, यू टेक अ कंट्रोल ऑफ योर मेंटल हेल्थ इन योर ओन हैंड। Next, functions of counseling. Main objectives of counseling are to enable employees to develop self-confidence. Counseling क्यों करते हैं? ताकि self confidence ला सके, अपने आप को अच्छे से समझ सके, दूसरों को समझ सको, सेल्फ कंट्रोल कर सको एंड एबिलिटी टू वर्क इफेक्टिवली, और अच्छे से काम कर सको। टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स, काउंसलर्स परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। काउंसलर्स कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ताकि इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए, जिसमें से सबसे पहले एडवाइस देना। Counselor tries to understand the problem faced by the counselee and tells the counselee things to be done before guiding. काउंसलर पहले तो उसकी प्रॉब्लम को सुनने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है। सेकंड, रीअश्योरेंस, गिविंग द काउंसली करेज एंड कॉन्फिडेंस टू फेस अ प्रॉब्लम। अब हम उसे बता रहे हैं कि भैया प्रॉब्लम तुम्हारी है, फेस भी तुमको करनी है, बस हम उसे एश्योरेंस देते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। कम्युनिकेशन इज प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। अब यहाँ पर आप उसकी
इन्फॉर्मेशन जो आपको मिली है काउंसलिंग से, आप उसे समझने की कोशिश कर रहे हो। रिलीज ऑफ इमोशनल टेंशन, हेल्पिंग द पर्सन टू फील फ्री ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस, यानी जो कुछ भी मन में भरा पड़ा है सब कुछ बोल दो, जिससे कि आप अपने स्ट्रेस को रिलीव कर पा रहे हो। Clarified thinking, encouraging the person to think of the problem in a matured manner but refrains from telling the counselee what is right। अब यहाँ पर आपको करना एक ही काम है कि आप जो है उस पर्सन को जिसकी आप प्रॉब्लम सुन रहे हो, आपको बोलना है कि आप इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा मेच्योर्ड तरीके से सोचो, लेकिन आप उसे ये नहीं बताओगे कि सही तरीका क्या है, गलत तरीका क्या है। आपको सिर्फ सुननी है उसकी बात और आपको उसको एक मेच्योर पर्सन की तरह बिहेव करने बोलना है। Next is reorientation, encouraging a change in counselee's psychic self through a change in basic goals and value. For example, counselor may help the counselee to recognize and accept one's limitation। यानी आप में अगर किसी चीज़ की कमी है तो मेक श्योर करो कि आप उसको एक्सेप्ट करो। अब ये करवाने का काम, वो एक्सेप्टेंस करवाने का काम जो है वो होता है काउंसलर का। तो ये कुछ 6 स्टेप्स है जो कि काउंसलर्स फॉलो करते हैं। अब काउंसलिंग की ज़रूरत कब पड़ती है? Employee counseling can be conducted by the employer or by an external counselor when employees are not performing or behaving as expected। जब एम्प्लॉय उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहे हैं, उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे जैसे उनसे उम्मीद की गई है। Counseling offered at the company can support and assist employees through work-related problems or personal issues that may interfere with job responsibilities। So counseling जो कंपनी को जो ऑफर की जा रही है at the company can support and assist employees। अब ये काउंसलिंग जो ऑफर करती है कंपनीज, कहीं ना कहीं ये मदद कर रही है कि उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सके जो ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रही है। अब वो क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से काउंसलिंग होती है? एक तो करियर रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या तो परफॉर्मेंस इशू आ रहा है, या तो बिहेवियरल इशूज, सबसे ज़्यादा एब्सेंटीज़म जो है वो बढ़ रहा है, स्लिपिंग डेडलाइंस, यानी कि डेडलाइंस आने के बाद मतलब आप डेडलाइंस तक अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाते हो, फैमिली प्रॉब्लम्स है यानी कि आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को समझ के उसके साथ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर किसी तरीके की टीम स्पिरिट नहीं है। जब ये सारे इश्यूज होते हैं तो हमें काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग से फ़ायदा क्या होता है? इम्प्रूवमेंट इन एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। पॉजिटिव वर्क बिहेवियर बिल्डअप होता है जहाँ पर एब्सेंटीजम कम होता है और एम्प्लॉय टर्नओवर भी रिड्यूस होता है। क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है। इनोवेशन और क्रिएटिविटी ऑन दी एम्प्लॉयज़ के पार्ट पर भी बढ़ती है। एनकरेजेस एम्प्लॉय टू सर्च फॉर ऑल्टरनेट सोल्यूशन टू प्रॉब्लम, जहाँ पर हम एम्प्लॉयज़ को सिखाते हैं कि किस तरीके से ऑल्टरनेट सोल्यूशंस हो सकते हैं आपके प्रॉब्लम के। एंड इम्प्रूव्स द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, और उसी के साथ साथ किस तरीके से सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। अब काउंसलिंग की टेक्निक्स क्या है? Conflict at workplace, personal and family issues can affect an employee's emotional state of mind, thereby having a negative impact on employee's work performance। कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं वर्क प्लेस पे या फैमिली लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, कहीं ना कहीं एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को, उसकी प्रोडक्टिविटी को हिंडर ज़रूर करते हैं। When an otherwise valuable employee starts to behave negatively, जिसकी वजह से एम्प्लॉय जो है, एक अच्छा एम्प्लॉय भी नेगेटिव बिहेव करना शुरू कर देता है। So superiors can use certain counseling techniques to resolve the problem। तो यहाँ पर superiors counseling technique का इस्तेमाल कर सकता है ताकि उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। अब काउंसलिंग टेक्निक क्या है? पहली ये है हमारी डायरेक्टिव काउंसलिंग। नाउ काउंसलर डायरेक्ट्स द काउंसलर टू अडॉप्ट सर्टेन सॉल्यूशंस टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम एंड हेल्प्स द काउंसलर टू इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन। यहाँ पर डायरेक्टली काउंसलिंग दे रहा है, जैसे कि काउंसलर लिसन्स टू द प्रॉब्लम और सिचुएशन फेस्ड बाय द काउंसली। इसमें होता क्या है? काउंसलर क्या कर रहा है? प्रॉब्लम को सुन रहा है, या सिचुएशन फेस जो भी काउंसलिंग कर रहा है उसको सुनता है। अब काउंसलर मेक्स एवरी पॉसिबल एफर्ट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम या सिचुएशन। पहले तो उसको सुन रहा है प्रॉब्लम को, दूसरा उसको समझने की कोशिश कर रहा है, उसके कॉज एंड इफेक्ट को देख रहा है, उस प्रॉब्लम के क्या हो सकता है, सॉल्यूशन ऑफर कर सकता है काउंसलिंग को। डायरेक्ट्स एंड मोटिवेट्स द काउंसलर टू इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन के साथ आया उसको बोलेगा, गाइड करेगा कि ये इम्प्लीमेंट करो। एंड काउंसलर मे अंडरटेक फॉलो अप ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन बाय द काउंसलर। सिर्फ सॉल्यूशन दे दिया तो काम खत्म नहीं हुआ, उस सॉल्यूशन को लेने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में उसको मोटिवेट करो और बाद में रिव्यू करो कि ये सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या है, इसके लाइफ में क्या है, इसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, वो सिचुएशन चेंज हो गई जो वो काउंसलिंग जो एम्प्लॉय गो थ्रू कर रहा था।
अब ये जो डायरेक्टिव काउंसलिंग है मोर इफेक्टिव है फॉर सिंपल सिचुएशन, जैसे कि कांस्टेंट एब्सेंटिज्म ऑफ द एम्प्लॉय। किस सिचुएशन में ये काम आता है, जैसे कि एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा एब्सेंट रहता है, नेगेटिव एटीट्यूड बिल्डअप हो गया है, कोऑपरेट नहीं करता है कलीग्स और सुपीरियर्स के साथ में, तो ऐसे नेगेटिव एक्शंस के लिए काउंसलिंग जो है वो वर्क परफॉर्मेंस उसकी अफेक्ट हो सकती है, तो उसमें ये डायरेक्टिव काउंसलिंग काम आ सकती है। अब डायरेक्टिव काउंसलिंग का मेन एलिमेंट्स क्या है? इट मेनली परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एडवाइस बट इट मे ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ रीअश्योरेंस। तो यहाँ पर रीअश्योर वाला काम भी कर रही है, जो हमने लास्ट स्टेप देखा था जो फॉलो करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा काम करती है ये एडवाइस देने का, कम्युनिकेट करने का, प्रोवाइड रिलीज ऑफ इमोशनल टेंशन एंड टू अ लिमिटेड एक्सटेंट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ क्लैरिफाइड थिंकिंग। तो ये जो हमने ये सारे स्टेप्स देखे थे इसके पहले, यहाँ पर ये जो 6 स्टेप देखे हैं हमने जो कि फंक्शंस परफॉर्म करते हैं काउंसलर्स, इनमें से कुछ भी जो है, एक तो इमोशनल टेंशन भी रिलीज हो सकता है, रीअश्योरेंस भी दे रहे हैं, उसको एडवाइस देने का भी काम करे, यानी एक और एक से ज़्यादा फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर सकता है काउंसलर। Now, counselor controls the direction of the conversation and does most of the talking. अब काउंसलर यहाँ पर सबसे ज़्यादा बात करता है, इट इज़ मोस्टली काउंसलर सेंटर्ड, यानी सबसे ज़्यादा सवाल भी पूछता है, सबसे ज़्यादा उस प्रॉब्लम को समझने की भी कोशिश करता है, यानी इस काउंसलिंग में काउंसलर ज़्यादा बात कर रहा है, तो ये काउंसलर सेंटर्ड अप्रोच है डायरेक्टिव काउंसलिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सोल्यूशन लाइज विद द काउंसलर। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सोल्यूशन देने की है वो भी काउंसलर के पास है। काउंसलर इज सुपीरियर इन स्टेटस ऑफ द काउंसली। अब काउंसली से स्टेटस में भी सुपीरियर है, बड़ा है। रोल ऑफ काउंसली क्या है? इज रिलेटिवली पैसिव इन नेचर एज कम्पेयर टू नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। अब डायरेक्टिव काउंसलिंग में जो काउंसली है उसका रोल बड़ा ही पैसिव है, क्योंकि इसके अंदर एक्टिव जो है वो काउंसलर है। एम्प्लॉय साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट ऑन द काउंसलर। अब एम्प्लॉय पूरी तरीके से डिपेंडेंट किस पे है? काउंसलर पे है, कि भैया मैंने अपनी प्रॉब्लम बता दी, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी प्रॉब्लम बताते, अब सोल्यूशन डॉक्टर देगा ना, हम थोड़ी देंगे, तो वो सोल्यूशन जो है वो काउंसली से एक्सपेक्ट करता है। एम्फेसिस यानी फोकस किया जाता है सोल्यूशन के ऊपर करंट प्रॉब्लम के लिए, लेकिन जो फीलिंग्स है और इमोशंस है काउंसली के, वो काउंसलर इग्नोर कर सकता है। अब जैसे कि हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोलेगा ये दवाई तुमको पीनी है, हम बोलोगे नहीं ये दवा बड़ी कड़वी है, डॉक्टर को उससे क्या लेना देना कि वो दवा कड़वी है मीठी है, तुम्हारे ठीक होने के लिए यही दवा ज़रूरी है, तुम यही पियोगे। तो वही हमारे फीलिंग्स और इमोशंस को इग्नोर किया जाता है। तो यहाँ पर काउंसलिंग के फीलिंग एंड इमोशंस को इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि उसको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन देता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा काउंसलर। नेक्स्ट आता है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग इज मोर सूटेबल इन केस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। एक ऐसी सिचुएशन जो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, डिफिकल्ट है, वहाँ पर नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग काम आता है, जैसे कि पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, वर्क प्लेस पर झगड़ा चल रहा है, हरासमेंट हो रहा है किसी कलीग के साथ, बिहेवियरल चेंजेस, फैमिली इश्यूज़ की वजह से ड्रग या अल्कोहल का एडिक्शन बढ़ गया, उस सिचुएशन में हमें नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में क्या होता है? काउंसलर जो है प्रॉब्लम को सुनता है, प्रॉब्लम को समझता है, उसके कॉज एंड इफेक्ट को का पता लगाता है, काउंसलिंग की मदद करता है सोल्यूशन बनाने में, मोटिवेट करता है काउंसलिंग को सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने में बिना किसी डिले के, यानी बिना देरी के। एंड काउंसलर मे हेल्प द काउंसलर इन रीओरिएंटेशन, क्लैरिफाइड थिंकिंग एंड इमोशनल रिलीज ऑफ टेंशन। तो ये जो हमारे स्टेप्स है काउंसलर के, वो इन स्टेप्स को फॉलो ज़्यादा करता है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में। अब नॉन डायरेक्टिव के मेन एलिमेंट्स क्या है? मेनली जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो है रीओरिएंटेशन का, उसी के साथ साथ जो दूसरे फंक्शन है कम्युनिकेशन, इमोशनल रिलीज ऑफ टेंशन एंड क्लैरिफाइड थिंकिंग, इसमें भी हेल्प कर रहा है। Employee primarily controls the direction of the conversation and does most of the talking. It is mostly counselly centered. यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बात करने वाला है वो कौन है? हमारा काउंसली है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सोल्यूशन की वो एम्प्लॉय के ऊपर होती है। काउंसलर प्रोवाइड्स द एनकरेजमेंट टू काउंसली टू कम अप विद इफेक्टिव सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर सोल्यूशन जो है वो काउंसली से ही मांगा जा रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम तुम्हारी इतनी बड़ी है तो उसका सोल्यूशन तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी तरफ से सोल्यूशन क्या है। स्टेटस ऑफ द काउंसली एंड ऑफ द काउंसलर इज ऑन द सेम लेवल। यहाँ पर काउंसलर काउंसली जो है वो सेम लेवल पर ही है, यहाँ पर कोई सुपीरियर कोई सबॉर्डिनेट नहीं है। एम्प्लॉय जो है वो साइकोलॉजिकली इंडिपेंडेंट है एज अ पर्सन एंड चूजिंग हिज ओन सोल्यूशन टू ओवरकम द प्रॉब्लम। एम्प्लॉय साइकोलॉजिकली जो है वो क्या है? इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है काउंसलर पर, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, अपने सॉल्यूशंस भी खुद डिज़ाइन कर सकता है अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए।
फोकस किया जाता है साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट के ऊपर, एंड एम्प्लॉय एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स एंड इमोशंस। साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट पे ज़्यादा फोकस हो रहा है, तो एम्प्लॉय अपनी फीलिंग्स एंड इमोशंस को बयान कर सकता है यहाँ पर। वो जो इमोशंस एंड फीलिंग्स है वो यहाँ पर लाइक डायरेक्टिव काउंसलिंग इग्नोर नहीं की जाती है। पार्टिसिपेटिव काउंसलिंग, तो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग जो है प्रोफेशनल काउंसलर्स की ज़रूरत होती है, देयरफॉर इट इज़ एक्सपेंसिव। डायरेक्टिव काउंसलिंग इज रिसेंटेड बाय इंडिपेंडेंट एम्प्लॉयज़, देयरफॉर ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट पार्टिसिपेटिव काउंसलिंग। तो यहाँ पर हमें पार्टिसिपेटिव काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। पार्टिसिपेटिव काउंसलिंग में काउंसलर एंड काउंसली आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। दोनों को मिलकर यहाँ पर सोल्यूशन निकालना है। Participative is often called as cooperative counseling, a mutual counselor-counselee relationship that establishes a cooperative exchange of ideas to solve the counselor's problem. Joint एक relationship develop करके तुम्हें इस problem का solution निकालना है। It is neither fully counselor centered nor fully counselor centered. Participative है ना, दोनों मिलकर participate करेंगे, कोई भी एक इंसान की तरफ ये centered नहीं होता है। Now, participative counseling integrates the ideas of both the parties to resolve the problem. Therefore, it is a balanced comprise that combines many advantages of both directive and non-directive counseling and does away with most of their disadvantages. तो इसके जितने disadvantages है उसको overcome करता है, क्योंकि दोनों मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। इट स्टार्ट्स बाय यूजिंग लिसनिंग टेक्निक्स ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, बट एज द डिस्कशन ऑफ द प्रॉब्लम प्रोग्रेसेस, पार्टिसिपेटिव काउंसलर्स प्ले अ मोर एक्टिव रोल देन नॉन डायरेक्टिव काउंसलर। तो पहले तो शुरुआत होती है तुम्हारी नॉन डायरेक्टिव से, जहाँ पर हम सुन रहे हैं हमारे काउंसलिंग की प्रॉब्लम को, धीरे 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 बढ़ के दोनों का पार्टिसिपेशन जो है इसके अंदर होता है। सो जनरली पार्टिसिपेटिव काउंसलिंग परफॉर्म्स 4 फंक्शंस ऑफ काउंसलिंग। आप काउंसलिंग के 4 फंक्शंस को परफॉर्म करती है। रीअश्योरेंस भी है, तुम्हारा कम्युनिकेशन भी है, इमोशनल रिलीज ऑफ टेंशन भी है, और क्लैरिफाइड थिंकिंग भी है। तो ये सबको मिलकर बनता है अपना पार्टिसिपेटिव काउंसलिंग। नेक्स्ट आती है हमारी सब टेक्निक्स। अब इसके अलावा और क्या टेक्निक्स हैं? काउंसलर कई सारे सब टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें से 3 मेजर है, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव एंड पार्टिसिपेटिव। सम ऑफ द सब टेक्निक्स, मेजर क्या है? डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव, पार्टिसिपेटिव। अब उसके अलावा कुछ सब टेक्निक्स है। सबसे पहला है मैनेजिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में बी ब्रॉडली डिफाइंड एज एनीथिंग दैट गेट्स इन द वे ऑफ रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बीच में आने वाली जो भी रुकावटें होती है उसे हम बुलाते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है वो काउंसलिंग की फीलिंग्स होती है, थॉट्स होते हैं, कम्युनिकेशंस होते हैं, जो उसको फ्रस्ट्रेट करते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं और उसके इस प्रोसेस को, प्रॉब्लम को सॉल्व होने के प्रोसेस को रुका देते हैं। तो रिलक्टेंस इज अनविलिंगनेस और डिसइंक्लिनेशन ऑन द पार्ट ऑफ द काउंसलर टू रिजॉल्व द इशू। अब मेंटली वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करने में दिक्कत आएगी। तो कुछ स्किल्स जो इस रेजिस्टेंस को, इस रुकावटों को रोक सकती है, वो है यूज एक्टिव लिसनिंग स्किल्स। एक्टिवली सुनो वो क्या बोलता है। अलाउ टू डिस्कस रिलेक्टेंस एंड फियर्स, उसके जो भी फियर्स है, जो भी रुकावट है, उसे बोलो, उसको डिस्कस करें। शेयर और ज्वाइन इन विद द काउंसलर टू सपोर्ट हिज फीलिंग्स और इमोशंस। अब उसको एम्पैथी दिखाओ आपकी इस प्रॉब्लम में, इस प्रॉब्लम की तरफ आप कितनी सिंपैथी और एम्पैथी रखते हो वो उसे बताओ। एस्टैब्लिश गुड कोलैबोरेटिव वर्किंग रिलेशनशिप विद द काउंसलर एंड एनकरेज साइलेंट काउंसलर्स टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम। और इसी के साथ काउंसलर को बोलो कि तुम बात करो, ना कि एज अ काउंसलर आप ज़्यादा बात करो, आप उन्हें बोलने का मौका दो। एक्टिव लिसनिंग की अगर हम बात करें तो इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली हियरिंग रिसीविंग साउंड्स बट एज मच एज पॉसिबल एक्यूरेटली अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग। सिर्फ उनके शब्दों को मत सुनो, उन शब्दों के पीछे की गहराइयों को समझना जरूरी है एक्टिव लिसनिंग में। इट एंटेल्स नॉट ओनली एक्यूरेटली अंडरस्टैंडिंग व्हाट द अदर पर्सन सेज बट ऑल्सो शोइंग दैट द लिसनर अंडरस्टूड व्हाट इज बीइंग सेड। अब सिर्फ सुनना ही नहीं है, किस तरीके से सुन रहे हो ये भी पता चलता है जब आप उसकी बातों पर ध्यान देते हो एज अ काउंसलर। Effective listening may help to clarify the problem. Counselor may give right advice and support to the counselee to overcome the problem. Effective listening अच्छे से अगर आप सुन रहे हो, ध्यान देकर सुन रहे हो, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी उसमें निकल सकता है। नेक्स्ट इज रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज। काउंसलर जो है वो काउंसली को कई सारे एक्सरसाइजेस बता सकता है मस्कुलर और मेंटल रिलैक्सेशन स्किल्स के लिए, जैसे कि दे में यूज रिलैक्सेशन स्किल्स बोथ फॉर मैनेजिंग फीलिंग्स लाइक एंगर एंड एंग्जाइटी, यानी एंगर और एंग्जाइटी को रिड्यूस करने के लिए आप कौन सी रिलैक्सेशन स्किल्स यूज़ कर सकते हो, और टेंशन, हेडेक, हाइपरटेंशन और इंसोम्निया, इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हो। नाउ दीज रिलैक्सेशन स्किल्स मे बी यूज्ड अलोन और एज पार्ट ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग। आप या तो इसको सिंगल हैंडेडली इस्तेमाल कर सकते हो, या तो एक बहुत ही डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए।
अब इसके अंदर मस्क्यूलर रिलैक्सेशन बोला है और मेंटल रिलैक्सेशन बोला है। मस्क्यूलर रिलैक्सेशन में, इन ट्रेनिंग मस्क्यूलर रिलैक्सेशन, देयर इज सक्सेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच मसल ग्रुप, neck and throat, eye and nose, chest and shoulders, stomach, right foot, left foot, etc. These steps are focus attention on a particular muscle group, tense the muscle group. अच्छा, यहाँ पर आपको अगर बोला जा रहा है आँख बंद करो, आप शांति से बैठे रहो, फिर आपको काउंसलर कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, यू कैन फील पेन्स इन योर मसल और पेन्स रिलीजिंग फ्रॉम योर मसल, रिलैक्स फॉर अबाउट 20 seconds, फोकसिंग ऑन लेटिंग गो द टेंशन एंड फर्दर रिलैक्सिंग द मसल ग्रुप। आपको बोला जाएगा उन चीज़ों के बारे में सोचो आप जो आपको अच्छी लगती है, आप अपने अंदर सारे टेंशन, सारे प्रॉब्लम को बाहर निकालो, फिलहाल ऐसा कुछ मत सोचो जो चीज़ आपको तकलीफ दे। तो ये आपका मस्क्यूलर रिलैक्सेशन होता है, जहाँ पर आप अपने मसल से प्रॉब्लम्स को रिलीज कर रहे हो। मेंटल रिलैक्सेशन में काउंसलर असिस्ट द काउंसलर टू आइडेंटिफाई वन और मोर फेवरेट सीन्स। आपको क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद है, बीच पसंद है, पार्क पसंद है, उसको इमेजिन करने का काम करो। विजुअल एलिमेंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है, रिलैक्सिंग सीन्स के ऊपर फोकस होता है, जिससे कि आपका मस्क्यूलर रिलैक्सेशन अपने आप होना शुरू होता है। जैसे कि काउंसली बोलेगा विजुअलाइज करो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा गार्डन है, उसके अंदर बहुत प्लांट्स है, फ्लावर्स है, बहुत ही बर्ड्स के चर्पिंग की साउंड आ रही है, ब्यूटीफुल ओपन स्काई आपको दिख रहा है उस गार्डन से। काउंसली एंजॉयज द फीलिंग्स ऑफ ब्यूटी, पीस एंड काम एंड अकॉर्डिंगली रिलैक्स। तो जब आपको आँख बंद करके ऐसा इमेजिनेशन करने बोला जाता है, आप फिलहाल कुछ वक्त के लिए आपका माइंड उस प्रॉब्लम पे नहीं है लेकिन कुछ कहीं और जा रहा है, तो ये आपके मेंटल रिलैक्सेशन टेक्निक जो है वो होती है काउंसलर की तरफ से। Next is improving counsellee's perception. अब काउंसली में हैव सिस्टमैटिक बायसेस इन हाउ दे इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन। काउंसली जो है तो कुछ वक्त के लिए तो आपका प्रॉब्लम के बारे में फोकस नहीं होता है, लेकिन फिर भी बार बार आप उस चीज़ की तरफ जो है वो जाते हो। तो ये जो ऑफन दीज बायसेस वर्क अगेंस्ट देयर हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट। कुछ देर के लिए सबके साथ जुड़े रहे, अच्छा लगा, लेकिन फिर अकेले हो गए, फिर उस प्रॉब्लम के बारे में सोचने हम लग जाते हैं। So when training counselors to improve their skills at creating perceptions, counselors can start by teaching them the importance of examining the connections between how they think, feel and act. आप क्या सोचते हो, क्यों सोचते हो, कैसे सोचते हो, इन चीज़ों का कनेक्शन आप जब समझाओगे तो शायद अपने आप वो अपने उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना बंद कर देगा। Counselor can introduce the concept of automatic thoughts or perceptions and provide an example of how underlying perceptions can influence feeling. देखो थॉट्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं, आपके माइंड में आते हैं, तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए कुछ तो टेक्निक होगी जिसको आप ओवरकम कर सको। जैसे फिलहाल आपको मस्क्यूलर रिलैक्सेशन के अलावा मेंटल रिलैक्सेशन में बोला गया कि आप ऐसी चीज़ों को इमेजिन करो। तो इसी तरीके से जब आप अकेले हो तो आप ऐसा क्या कर सकते हो कि ये थॉट्स आपको माइंड में आना बंद हो जाए। For instance, when a person sleeping at night hears a noise or crash in another room, the person may react that there's a burglar in the room and he feels terrified and intends to call the police, but the fact was that window was open and a strong wind caused something such as waves to fall over. This means interpreting situations affects how they feel and behave. ओके यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल दिया है। जब आप सो रहे हो, अचानक से दूसरे रूम में आपको कुछ आवाज़ आती है, तो आपके माइंड में सबसे पहला थॉट आता है कि कहीं चोर तो नहीं है। आप थोड़े से डर जाते हो, सोचते हो पुलिस को कॉल करके बुलाओ। हालांकि आप जब उठकर देखते हो, डरे हुए से जाते हो उस रूम में और देखते हो, तो आपको पता चलता है कि खिड़की खुली थी, एक बहुत ही तेज़ हवा आई जिसकी वजह से जो भी रूम में वो फ्लावर वेस्ट जो था वो टूट गया। अब इससे हमको क्या पता चलता है, इंटरप्रेटिंग सिचुएशन, आपने इंटरप्रेट किया, आपने कुछ अज्यूम किया कि ऐसा ऐसा हो सकता है, जिससे कि आपका जो फीलिंग, आपका जो बिहेवियर है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट होता है। तो ये चीज़ आपको अपनी काउंसली को समझाने की ज़रूरत होती है एज अ काउंसलर। Then you have asking questions. The counselor can ask question to the counselee to elicit as much information as possible about the प्रॉब्लम। काउंसलर जो है जितना उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, देखो प्रॉब्लम आपकी है, आप ज़्यादा अच्छे से जानते हो, उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए काउंसलर के पास कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो काउंसलर आपसे वो सारे सवाल जो है वो करेगा। फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, ही क्वेश्चंस अबाउट फीलिंग्स एंड फिजिकल रिएक्शन, जैसे कि व्हेन डिड यू स्टार्ट फीलिंग दिस वे, आपको कब लगने लगा कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, अपनी फीलिंग के बारे में और बताओ, क्या आप फील करते हो, आप अभी, आप पहले क्या फील करते थे, ये सारे सवाल आपको पूछे जाते हैं। देन क्वेश्चंस अबाउट थिंकिंग सच एज व्हाट थॉट्स डिड यू हैव बिफोर, पहले आप कैसे सोचते थे, सिचुएशन के पहले, सिचुएशन के दौरान कैसे सोचते हो, अब सिचुएशन के बाद आप क्या सोचते हो, तो उन सारे थॉट्स को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट वाज गोइंग थ्रू योर माइंड जस्ट बिफोर यू स्टार्टेड टू फील दिस वे, आप जब डिप्रेस्ड फील करने लगे, ये क्या थॉट्स पहले आए आपके माइंड में जिससे कि आपको ये डिप्रेशन होने लग गया। हाउ ऑफन डू यू गेट दीज थॉट्स, और ये थॉट्स आपके मन में कैसे आते हैं। क्वेश्चंस अबाउट कम्युनिकेशन एंड एक्शन सच एज हाउ डिड यू बिहेव, व्हेन डिड यू से,
व्हाट डिड यू से, व्हेन डिड यू कम्युनिकेट दैट वे। अब कम्युनिकेशन के बारे में, जब आपको ये प्रॉब्लम का पता चला तो आपने क्या रिएक्शन दिया, आपने किसी से बात की, आपने क्या बात की, आपने कैसे बात की, ये सारे सवाल जो है वो आपको पूछे जाते हैं आपके इस काउंसलिंग के दौरान। नेक्स्ट आता है हमारा पैराफ्रेजिंग स्किल्स। अ पैराफ्रेज एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ अ काउंसली स्टेटमेंट और सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स इन डिफरेंट वर्ड्स। यानी काउंसली का स्टेटमेंट अलग अलग टर्मिनोलॉजीज जो है उसको बदल बदल कर पूछा जाता है। पैराफ्रेजिंग इन्वॉल्व्स रीवर्डिंग एटलीस्ट द क्रक्स ऑफ द काउंसलीज मैसेज। यानी कि आप बोल रहे हैं कि अच्छा आप जो बोल रहे हो उससे मुझे ये बातें समझ में आ रही है, तो क्या सही समझ में आ रही है, तो आप घुमा घुमा कर उन बातों को पूछते हो ताकि एक्चुअल में वो पर्सन का वो प्रॉब्लम है उसको और ज़्यादा गहराई से आप समझ सको। When the counselor paraphrases, he may sometimes use counselor's words but sparingly. Paraphrasing may enable counselor to show appreciation with comments like that's right or you have understood my point. तो पैराफ्रेजिंग इसलिए भी कर रहे हैं ताकि हम उसको अप्रिशिएट कर सके, वो जो भी बात हमसे कर रहा है हम उसे बता सके हम उसे कि वो क्या बात कर रहा है और हम उसके बात को किस हद तक समझ रहे हैं। Then we have showing interest and attention. Counselor needs to show keen interest and attention in resolving the conflict. तो यहाँ पर काउंसलर को बताना है कि you are actually interested to solve the problem of the counselee. अब ये इंटरेस्ट कैसे आप बताओगे? Be available first. Counselee should be available to help resolve the problem. For instance, professors must be available on the campus to resolve students' difficulties or problems. तो प्रोफेसर्स को कैंपस पे रहना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने, तो काउंसलर को भी रहना ही पड़ेगा काउंसलिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने। Adopt a relaxed and good body posture which sends a message that the counselor is interested in resolving the issue. अब जब कोई आपसे बात कर रहा है तो आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए कि आप उसको बता रहे हो कि मैं आपकी बातें ध्यान से सुन रहा हूँ, ना कि वो बात कर रहा है और आप यहाँ वहाँ देख रहे हो जिससे कि लगता है कि काउंसलर मेरी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। लीन स्लाइटली फॉरवर्ड बट नॉट टू फार फॉरवर्ड टू डेवलप अ रैपो। एक रैपो बिल्ड करने के लिए थोड़ा, जब हम किसी को ध्यान से सुनते हैं तो थोड़ा लीन होकर सुनते हैं, थोड़ा ही, एकदम ज़्यादा घुस नहीं जाना है, एकदम ज़्यादा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाना है। भूलो मत आप काउंसलर हो वो काउंसली है, तो इस रिलेशन को वो मेंटेन करके रखना है, तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट उनको दिखाना पड़ेगा। द काउंसली मे फाइंड दिस पोजिशन टू बी डिस्टेंसिंग। अगर आप एकदम दूर रहकर उसको सुन रहे हो, आप यहाँ बैठे हो वो वहाँ बैठा है, तो ऐसा लगेगा कि अरे भाई ये सुनना भी नहीं चाहते, अपने आप को मुझसे दूर कर रहा है। नेक्स्ट इज यूज अप्रोप्रिएट गेज एंड आई कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर गेज मीन्स लुकिंग एट पीपल इन द एरिया ऑफ द फेसेस। तो आप जब वो बात कर रहा है तो उसके एरिया ऑफ द फेसेस के ऊपर थोड़ा ध्यान देते जाओ। गुड गेज स्किल्स इंडिकेट दैट द काउंसलर्स इंटरेस्ट एंड एनेबल द काउंसलर टू रिसीव इंपॉर्टेंट फेशियल मैसेजेस। गेज एनेबल्स व्हेन टू स्टॉप लिसनिंग एंड व्हेन टू स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग। तो गेज यानी कि आप उनके ऊपर उन्हें ध्यान से देखो लेकिन उन्हें घूरो मत एकदम। गुड आई कॉन्टैक्ट स्किल्स मेंटेन करके रखना है काउंसली के साथ में इन ऑर्डर टू अलाउ द पॉसिबिलिटी ऑफ काउंसलर्स आईज मीटिंग रीजनेबली ऑफन। यानी फेस को तो देखते रहो सारी तरीके से, उसके एक्सप्रेशंस को नोटिस करो, और आई कॉन्टैक्ट जो है कंप्लीटली सिर्फ देखते रहोगे तो उसे लगेगा घूर रहे हो आप उसको, तो वो आई कॉन्टैक्ट ज़रा अच्छे से मेंटेन करो। Counselees want an appropriate amount of eye contact from counselors and may perceive counselors as bored or tense if the counselors look down or away too often. अगर आप वो बात कर रहे हैं और आप यहाँ वहाँ देख रहे हो, आप नीचे देख रहे हो, आपके फेशियल एक्सप्रेशन जैसे आ रहे हैं जैसे कि उसे ना लगे कि अरे यार ये तो मेरी कहानी सुन के बोर हो रहा है, मैं तो उसे अपना डिप्रेशन बताने आया था, ये मेरा डिप्रेशन बढ़ा रहा है, तो ये आपको नहीं करना है अपने काउंसलर के साथ। कन्वे अप्रोप्रिएट फेशियल एक्सप्रेशन। Now, depending on the counselee's expression, the facial expressions may change depending upon the feelings of the counselee, such as happiness, anger, interest, sadness, disgust, surprise, fear, etc. Counselor needs to adjust facial expression to indicate that the counselor has understood counselee's feelings. Counselee जो बात करता है, जब वो अपने फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है, तो फीलिंग कुछ भी हो, जहाँ वो खुश हुआ करता था, जहाँ वो गुस्सा हुआ करता था, या जब भी अपनी बात बता रहा है, हर एक स्टेटमेंट में आपको समझ में आता है कि यहाँ पर मेरे एक्सप्रेशंस फेस के कैसे होने चाहिए। ऐसा ना हो कि वो दुख भरी कहानी सुना रहा है और मैं बैठकर उस पर हंस रही हूँ, तो ऐसा लगेगा ये तो मेरे डिप्रेशन का, ये तो मेरे दर्द का मजाक उड़ा रहा है। ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो उसकी कहानी से रिलेटेड, कहानी यानी कि उसने जो सहा है लाइफ में, जो प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रहा है, उससे रिलेटेड जब वो बात कर रहा है तो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस उसके साथ इन लाइन जाने चाहिए। नाउ दैट हैज़ टू बी नेचुरल, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, इट हैज़ टू बी नेचुरल।
यूज़ गुड जेस्चर्स। नाउ जेस्चर्स आर बॉडी मूवमेंट्स यूज टू कन्वे थॉट्स एंड फीलिंग्स। अब आपके अपने बॉडी मूवमेंट्स भी थोड़े जो होने चाहिए वो उसको कनेक्ट करना है आपको उसके साथ। परहैप्स द हेड नॉड इज द मोस्ट कॉमन जेस्चर इन लिसनिंग, विथ स्मॉल नॉट्स टू शो कंटिन्यूड अटेंशन, लार्जर एंड रिपीटेड वंस टू इंडिकेट अग्रीमेंट। अच्छा, यानी कि हर वक्त से आपको तो सर हिलाते ही नहीं रहना है। जब वो बात कर रहा है आप उसे सुन रहे हो तो आपको हाँ बोल दिया, रुक गए, सुन रहे हो, यस सुन रहे हो, किसी बात को सुनने में यस, दैट दिस मीन्स दैट यस यू आर लिसनिंग, यू कंटिन्यू स्पीकिंग, आई एम लिसनिंग टू यू। तो ये जो हेड का नॉडिंग होता है ना, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर जेस्चर। नो हेड नॉड्स कैन बी व्यूड एज रिवॉर्ड्स टू क्लाइंट्स टू कंटिन्यू टॉकिंग। अब ये जब आप ऐसे ऐसे कर रहे हो तो सामने वाले को पता है कि मुझे कंटिन्यू करना है और बात है। अगर ऐसे ऐसे करते हुए ऐसा कर दिया आपने तो क्या लगेगा कि मैं इससे मेरे से बोर हो रहा है, ये मेरा दर्द सुन के मेरा मजाक उड़ा रहा है। Now one can respond with arm and hand gestures to show attention and interest to counseling. आर्म और हैंड जेस्टर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो जब आप उसकी बातों को सुन रहे हो, ताकि आप बताओ कि आप उसकी बातों पर ध्यान दे रहे हो। However, using expressive arm gestures too much or too little can be off-putting. एकदम भी ज़्यादा नहीं कि इसके कंधे पे हाथ रखकर उसका दुख शेयर कर लो, नहीं, कई बार आप उसे चुप कराने के लिए थोड़ा बहुत अपने हाथों का इस्तेमाल करके थोड़ा उसको रिलैक्स कर दिया, काफ़ी हो जाएगा। Now, negative gestures that display inattentiveness and discourage counselees from clear communication includes fidgeting with pens, pencils, hands clenched together, finger drumming, fiddling with your hair, putting hand over your mouth, ear tugging, scratching yourself, yawning, etc. कोई बात कर रहा है तो इमेजिन करो आप बात कर रहे हो और कोई आपके सामने ऐसा यॉन कर रहा है, या फिर ये फिंगर फिजिटिंग करना, या फिर आराम से ऐसा होकर रिलैक्स हो जाना, या फिर आप उसका थोड़ा मजाक उड़ा रहे हो, वो बात कर रहा है आप ऐसा एक्सरसाइज कर रहे हो बैठे बैठे। कितना अजीब लगता है ना, ऐसा लगता है हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, हमें बुलाया गया है अपना दर्द सुनाओ और अपना मजाक उड़वा के जाओ। तो ये फीलिंग हमें नेगेटिव जेस्चर्स जो है वो उसको नहीं देने हैं। Next is use touch sparingly. Now touching counselly may be inappropriate in helping. Through great care needs to be taken that is not an unwanted invasion on personal space. For example, demonstration of concern may include touching the counselee, especially same gender, hands, arms, shoulders and upper back. अगर आप बोलते ना हम इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनली अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं तो हम उसको चुप करा रहे हैं। जैसे टीचर ने क्या किया, थोड़ा सा सर पे हाथ फेर दिया बच्चे के चुप कराने के लिए, थोड़ा कंधे पर हाथ रख के बोल दिया ठीक है बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस ये इतना पार्ट। इससे ज़्यादा कहीं आप उस काउंसलर को टच नहीं करोगे, वरना पता चला एक हरासमेंट का इशू लेकर आया तो दूसरा हरासमेंट आप ही कर रहे हो उसके साथ। ऐसा उसे फीलिंग नहीं देना है आपको। तो दैट मे नॉट बी योर इंटेंशन, बट इन्वेजन ऑफ पर्सनल स्पेस नहीं होना चाहिए कि ज़बरदस्ती एकदम उसके अंदर घुसकर बैठ जाओ, ये नहीं करना है आपको। Be careful about clothing and grooming. Now, in certain cases, there are socially accepted norms of dressing, such as doctors in hospitals wear white coats and nurses wear uniforms. On many other occasions, the counselor chooses the type of clothes to wear in personal grooming. अच्छा, अब जैसे हर प्रोफेशन का अपना अपना एक यूनिफॉर्म होता है ना, डॉक्टर का अपना यूनिफॉर्म है, नर्स का अपना यूनिफॉर्म है, टीचर्स का अपना एक यूनिफॉर्म यानी कि बेसिकली जो कपड़े पहने, एक पहनावा जो होता है। तो काउंसलर को भी अपना पहनावा वैसे ही रखना पड़ेगा। एकदम फंकी से एकदम पार्टी टाइप बनकर जाओगे, वो बेचारा अपना दुख सुनाने आएगा, आपको देखकर अपना दुख लेकर वापस चला जाएगा। तो ये हमें उनके साथ बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरीके से काउंसलिंग टेक्निक जो होती है वो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपने मेंटल हेल्थ के लिए। मैं एक चीज़ हमेशा कहूँगी अपने बच्चों को, जहाँ पर आपको लगता है कि कोई भी सिचुएशन लाइफ में या कोई भी इंसान लाइफ में आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, ऐसे इंसान से दूर हो जाइए। फिर चाहे कितने भी इमोशंस, कितने भी फीलिंग्स उनसे जुड़े हो, आपकी मेंटल हेल्थ से ज़्यादा आपके लिए कोई इम्पॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। तो कभी भी अगर आपको लगता है कि आपको एक मेंटल हेल्थ के लिए काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि कई सारे थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, तो प्लीज़ 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 सीक गाइडेंस एंड एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट्स। आपको लगता है हम इस इंसान को बता सकते हैं, इसके थ्रू हमारी कुछ मदद हो सकती है, तो याद रखना, डो नॉट शो योर वुंड्स टू एनीवन। किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करके अपने ज़ख्मों को खोलकर किसी के सामने नहीं रखते हैं, क्योंकि लोग यहाँ आपका मजाक ही बनाएंगे या आपके मज़े ही लेने वाले हैं। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि आपको किसको कितनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। अगर आपको कभी भी एडवाइसेस, गाइडेंस और सजेशन की ज़रूरत है तो मेरा मेल आईडी तो आप लोगों के पास है ही, आप कभी भी मुझे मेल कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू योर प्रॉब्लम, और हम मिलकर उसके ऊपर बात ज़रूर कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हमारा आज का जो लेक्चर है और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कंप्लीट होता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।